Okay, so nice. So very good evening, friends. How are you? आवाज आ रही है मेरी? आपको एक बार कंफर्म कर दीजिए if you are able to hear me. Okay, so very good evening to all of you. जी, आशीष, अमित, अनिल, भूषण, सोनवानी, दीपक, दो दीपक है, दीपक कुमार, दीपक शर्मा, हरजीत सिंह, दो हरजीत, आप दो आईडी से हो क्या? दो प्लेटफॉर्म से, जगदीश, खुशहाली, कृष्णापाल, मनोज, मुदस्सर, नाजिर, हाउ यू मैन, नीरज, नितिन, परवीन, प्रीति, पुनीत, समीर सैयद, संकेत, आरगुंडे, सपना, शुभम, या गुड इवनिंग एवरीवन, वर्धमान, विवेक, दिलीप, पृथ्वीराज, विशाल, रीनेम कर लीजिए, देयर सम मेंबर्स, उनके नाम जो ऐसे लिखे आ रहे हैं 9866 ऐसे करके नाम लिखे आ रहे हैं, यू कैन रीनेम योरसेल्फ, ठीक है? चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, ग्रेट. तो गोवा में नहीं है, ये तो सिर्फ स्क्रीन है हमारी, ठीक है? एंड आई एम नॉट इन गोवा, ठीक है? द स्क्रीन कैन बी चेंज, सो दिस स्क्रीन इज जस्ट अरे गिर गया क्या? एक मिनट रुको, ये क्या हो गया? तो ये एक्चुअल है. एक मिनट भैया, अचानक से मेरी वेबकैम बंद हो गया. ओके, अब आ जाएगा, ठीक है जी, अब ठीक है, बैक 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 बैक, ठीक है. So this is just a virtual background, ये virtual background है, एक्चुअल में ये है. It is, we can change this. This is better, ये बढ़िया है, ठीक है? ये अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, ओके. So very good evening to all of you friends, आपका बहुत बहुत स्वागत है. So welcome you to this weekly live session which you are doing on Tuesday and Friday. So you will be getting this 12 live session जो नए members हैं. So great. So just tell me one thing, जो कल का जो था वो day 1, मतलब हम मानेंगे day 1, आपने day 1 आज तक कर लिया होना चाहिए. If you have completed, if you watched the video challenge, if you have done the quiz, if you have done the activity, अगर आपने तीनों चीजें कर ली हैं, just write ABC done. अगर आपने तीनों चीजें कर ली हैं, just write ABC done, so that I know that you have completed it, ताकि मुझे मालूम चले आपने वो complete कर लिया है. Just write ABC done. Let's see who all has done. Yeah, happy Engineers Day. Happy Engineers Day to everyone. Engineers का नाम रोशन करें. It's very important to get our pride back. It's very important कि हम जो इंजीनियर शब्द लगा है हमारे नाम के आगे, उसको हम जो है सार्थक करें. Good. वर्धमान, very good. अमित शर्मा, good. Realme लिखा रहा है, मुदस्सर, very good. दिलीप, good. आशीष, good. What about others? What about others? Everyone should write. If you have done this ABC done, if you have done this ABC, just write ABC done. If you have done this video recording, watch that challenge. If you have done the quiz, if you have done the activity, just write ABC done. See, it's very important. मेरे एक बॉस थे, सीईओ थे, ही इज द सीईओ. वो हमेशा कहते थे आज का काम आज, आज का काम आज, अभी का काम अभी. तो ये डेली आपको जो है वो देखना है, डेली आपको ये जो है वीडियो वॉच करनी है, डेली आपको जो है क्यूज करनी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस ऑन डेली बेसिस. देन ओनली इन 30 days यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस. तभी आप 30 दिन में जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव नॉट सीन टुडे इटसेल्फ, जैसे हम डिस्कशन कर लेंगे, 10 बजे तक हमारी क्लास चलेगी, उसके बाद लाइव Q&A सेशन का आपको जवाब देंगे, उसके बाद यू मस्ट
complete that. Day one must be completed. Okay, it's very, very important. So if you see friends, like in this day one, like there is activity which you should have done by now. I hope you must have, all of you must have completed this activity. आपने ये activity जो है complete कर ली होगी. So what was that activity? So this is a code schedule. You already know every day this one module will be released, right? So every day this one module will be released, right? Day 2 भी ओपन हो चुका है, राइट? बट हम कल से मानेंगे, कल एक दिन हम थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, ठीक है? इसलिए कि ताकि आप थोड़ा पीछे रह जाओ तो आप कवर अप कर लो. So yes, so this is like day 1. Now this is the activity of day 1. What was the activity of day 1? Day 1 की क्या एक्टिविटी थी? You have to go to this IETF global oversight.org. आपको इस वेबसाइट में जाना है और इसकी जो सेक्शन इंटरप्रिटेशन है उसके लिए अपने आप को सब्सक्राइब करना है. यू हैव टू सब्सक्राइब योरसेल्फ ऑन दिस IETF वेबसाइट. आप IETF की वेबसाइट में जाके अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिए. इफ यू हैव डन दिस एक्टिविटी जस्ट राइट डन, A1 डन. अगर आपने कर लिया है, ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, जस्ट राइट A1 डन, सो दैट आई नो कि आपने एक्टिविटी कर ली है जी. ठीक है, अमित, कृष्णा, पृथ्वीराज, मनोज पोखरियाल, आशीष मलिक, दिलीप, वेरी गुड. ओके, सो यहाँ पे आप अपना अभी कर लीजिए. अगर नहीं किया तो डू इट राइट नाउ. अपना मेल आईडी डालिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. व्हाट विल हैपन दैट एनी न्यू अपडेट, ज्यादा ध्यान देना है आपको सैंक्शन इंटरप्रिटेशन पर. जो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन है ना, SI, आपको उस पर ध्यान देना है, राइट? फोकस ऑन दैट जी. यू विल बी गेटिंग डायरेक्टली इनटू योर मेल. किसी कंसल्टेंट, किसी ट्रेनर पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है. जो अपडेट्स आएंगे IETF के आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे. आपको ध्यान किसमें देना है? जो विद द अपडेट्स व्हिच इज रिलेटेड टू IETF एंड सैंक्शन इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू IETF स्टैंडर्ड, आपको उस पर ध्यान देना है. यहाँ पे आप आएंगे तो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन SI, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है. यू हैव टू फोकस मोर ऑन दीज अपडेट्स. These are like, what are sanction interpretation? These are small updates, right, with respect to IETF standard. ये छोटे अपडेट हैं जो IETF standard में आते हैं. You have to focus on this. आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है. So that was activity 1. Hope you have done the quiz. If quiz is done, डेली बेसिस पर you have to do this quiz. तो एक मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल आपके सामने कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द क्विज. रेडी? चलिए आंसर लिखिएगा, साथ में मिलकर करते हैं. लेट्स डू दिस. वार्म अप हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. ओके, मोबाइल में स्लाइड करेंगे, मोबाइल में स्लाइड करेंगे. और ये लैपटॉप का एक्सपीरियंस है, बट इन मोबाइल यू विल डू दी स्लाइड. राइट आंसर, अपॉइंटमेंट ऑफ सम मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इज स्टिल मैंडेटरी एज पर IETF. क्या अभी भी IETF में MR अपॉइंट करना जरूरी है? अमित शर्मा, नॉट मैंडेटरी. आशीष, नॉट मैंडेटरी. वैभव, गुड. देखिए, इफ यू वांट टू अपॉइंट इट, यू कैन डू दैट. 31 कंपनीज में मुझे IETF इंप्लीमेंट करने का मौका मिला, ट्रांजिशन करने का मौका मिला. लियर कॉर्पोरेशन, विंडा बैटरी प्लांट, प्रिंटर इंडिया, राइट, अच्छी कंपनीज में. ल्यूमैक्स ट्रांजिशन करने का मौका मिला अच्छी कंपनीज में. श्रीराम फाउंड्री, अच्छी कंपनीज में. संधार टेक्नोलॉजीज, IETF इंप्लीमेंट करने का मौका मिला. मैं आपको बता दूं, किसी कंपनी ने MR नहीं हटाया, लेकिन लेटर देना कंपलसरी नहीं है. तो IETF हैज मेड MR साइलेंट. उसने MR क्लॉज को साइलेंट कर दिया है, इसलिए मैंडेटरी नहीं है. सेव एंड नेक्स्ट. जब भी आप लैपटॉप से करें, ब्राउजर से करें, तो सेव एंड नेक्स्ट, अदरवाइज स्लाइड कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस. कितनी जगह डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस वर्ड लिखा हुआ है? How many places this documented process word is written? Yes, Vaibhav, very fast. Ashish, Amit Sharma, बहुत बढ़िया, good. 21 G, good. Next, what is the current edition of IETF? IETF का इस वक्त current edition कौन सा चल रहा है? अमित शर्मा, very fast. वैभव, क्या बात है.
अपर्णा मिश्रा, गुड, फर्स्ट एडिशन जी। स्टैंडर्ड की जो डेट है वो मेंशन कर रखी है, वो 1 अक्टूबर 2016 है, लेकिन जो पब्लिश हुआ 3 को हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड की जो डेट मेंशन है वो 1 अक्टूबर 2016 जी। ये HLS क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय HLS? HLS से आप क्या समझते हैं जी? यस, HLS स्टैंड्स फॉर अपर्णा मिश्रा प्रभात, वेरी गुड, हाई लेवल स्ट्रक्चर जी, हाई लेवल स्ट्रक्चर। ओके नेक्स्ट, 45 बात बाकी है। विच क्लॉज विल कम अंडर पीडीसी साइकिल? अगर हम पीडीसी साइकिल की बात करते हैं सो इनमें से कौन सा आएगा? प्लान डू चेक एक्ट, ये वीडियो में आंसर दे रखा हमने। चेक में क्या आता है जी? बिल्कुल, वेरी गुड पृथ्वीराज, ओके गुड सपना। 7 नेक्स्ट, लास्ट में सबमिट कर दीजिए। सबमिट टेस्ट सबमिटेड। क्या रैंक आई है देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द रैंक। ओह माय गॉड, बड़ी अच्छी रैंक आई है, 254 आउट ऑफ 271। ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल का मतलब समझते हो ना, बेस्ड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये रैंक बनती है फर्स्ट अटेम्प्ट पे बनती है। अगर किसी ने आपसे अच्छा करोगे तो आपकी रैंक पीछे हो सकती है। परसेंटाइल जो है वो जैसे होता है ना, कैट में निकलती है कितने लोग आपसे आगे हैं, तो ये वो है, हायर द बेटर। मार्क्स ऑफ 10, इसमें सही जो मार्क्स है, जो राइट क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। इफ यू गिव द राइट आंसर देन देयर इज अ 3 मार्क्स। इफ यू गिव द wrong answer you will get -1. For right answer you will get +3, for wrong answer you will get -1. टोटल मार्क्स 15। कितना टाइम लिया? 2 मिनट 43 सेकेंड। कितने क्वेश्चन करेक्ट थे? 5। इनकरेक्ट कितने? 0। स्किप कितने? 0। यहाँ देख सकते हो, यू कैन सीधा आंसर आल्सो। आप आंसर भी देख सकते हो कि पहले का आंसर क्या था, सेकंड का आंसर क्या है। कहीं कहीं जगह मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एट सम ऑफ द प्लेसेस आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस? क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस क्विज? स्टेप बाय स्टेप, day by day, by the end of 30 days you could have done 150 questions in the quiz. And if you participate on a weekly basis, आप 12 लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करो। अगर हमने हर लाइव सेशन में ऑन एवरेज अगर 7 क्वेश्चन का जवाब, ज्यादा क्वेश्चन जवाब देते हैं, मान लो 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन का जवाब दिया, 12 लाइव सेशन आपने अटेंड किए, और अगर हमने 7 क्वेश्चन का जवाब भी दिया, वैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो 84 प्लस 30 इंटू 5 150, कितने क्वेश्चन? लगभग 250 क्वेश्चन। अगर आप 1 महीना ये लग के क्लास अटेंड कर लेते हो, यू अटेंड दिस क्लास 30 days, even if you are not asking question, which I recommend you should ask the question. 250 questions will be discussed, will be prepared. Don't you think this will give you, boost your confidence? How do you love the experience? जिन्होंने क्यूज किया और जिन्होंने अभी किया मेरे साथ, how do you love this experience? How do you like this experience? कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, जल्दी बता दूंगा अभी दोबारा। कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? भाई चैलेंज करके सीखता है इंसान, चैलेंज करके सीखता है। चैलेंज लेना पड़ेगा। कौन चैलेंज देगा? खुद को चैलेंज करो, खुद को चैलेंज करो, तब सीखेगा। ये बहुत अच्छा मेथड है। देखो कहां गलतियां कर रहे हो, सी वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक, सो सी वेयर यू कैन डू इंप्रूवमेंट। दिस नीड टू बी सीन। चैलेंज योरसेल्फ, एंड व्हेन दिस कैन हैपन, दिस इज द बेस्ट मेथड। द बेस्ट मेथड टू चैलेंज योरसेल्फ इज टू टेक द क्विज। आप जब एग्जाम में, आपने डिप्लोमा किया, आपने इंजीनियरिंग करी, whenever you were not able to give answer of any question in the exam, जब भी आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे, तो सबसे पहले घर आके क्या करते थे? घर आके सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देखते थे जो क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में
नहीं दे पाए। करते थे नहीं करते थे? इंटरव्यू में क्या करते हो? इंटरव्यू में गए, in interview we are not able to give the answer of any question. Once you come back you try to search the answer of that question. आप देखते हो उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया इंटरव्यू में, क्यों नहीं दे पाया? आप उसको ढूंढते हो, उसको समझते हो। आपके कस्टमर ने कुछ पूछा, आपके ऑडिटर्स ने कुछ पूछा, आपके सीनियर ने कुछ पूछा, आपके जूनियर ने कुछ पूछा। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, यू ट्राई to search that answer, you try to find out the answer of that question. It's a human nature, the human nature है ये, human nature कि चैलेंज करोगे, ह्यूमन को चैलेंज करोगे, जब वो कोई चीज नहीं बता पाएगा, at that time he will look for an answer, question will arise in his mind, the curiosity will arise. So why this quiz? Why this quiz has been designed, has made, this quiz has been like, this quiz is designed in such a way that this quiz you will be getting on daily basis. Why you are getting this quiz on daily basis? So that you can challenge yourself on daily basis. Your mind can have this curiosity, ताकि आपके mind में curiosity हो, ताकि आपके mind को आप daily challenge कर सकें। क्योंकि अगर आप अपने mind को daily challenge करते हो, अगर आप daily उसको जो है काम करवाते हो, उससे क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप होती है, आप अपने आप आंसर ढूंढोगे, आप वीडियो में आंसर ढूंढोगे, आप ईमेल करोगे support@submastery.com पे, आप लिंक में अपना क्वेश्चन डालोगे, आप ट्यूसडे फ्राइडे के सेशन में आओगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें मैं आपसे किस लिए कर रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्विज डेली करना जरूरी है। इररिस्पेक्टिव आपके कितने मार्क्स आए इससे मैटर नहीं करता, बट इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्विज ऑन डेली बेसिस। मेक सेंस? ओके, हमारे एक मेंबर पूछ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, अगर आप देखो वीडियो में मैंने साफ एक्सप्लेन किया है, एक बार दोबारा आपको बता देता हूं। ये जो साइकिल है P D C A, प्लान, डू, चेक और एक्ट, इसको डैमिंग साइकिल भी कहते हैं, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल भी कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन पहले क्या था, टीएस में क्या था, पीडीसीए साइकिल नहीं थी, देयर वाज नो पीडीसीए साइकिल, द क्लॉजेस वर नॉट अरेंज इन द पीडीसीए साइकिल। आईएटीएफ में क्या है, जो क्लॉज का जो अरेंजमेंट है वो पीडीसीए साइकिल में अरेंज किया गया है। ऑल क्लॉजेस हैव बीन अरेंज इन पीडीसीए साइकिल। हाई लेवल स्ट्रक्चर, ये हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या है? हाई लेवल स्ट्रक्चर ये है कि जो 10 क्लॉज हैं, you can easily remember the name of those 10 clauses. I have told you the technique. Annexure L कहते हैं उसको, हाई लेवल स्ट्रक्चर को। ये 10 क्लॉज याद हैं? नाम याद है 10 क्लॉज के? लिखो एक बार, क्या नाम है? 10 क्लॉज के नाम बता दो। मेजर क्लॉज जी अमित शर्मा। आवाज नहीं आ रही कृष्णा? आ तो रही है, सभी को आ रही है। उस पर एक बार क्लिक करो, कॉल अवर इंटरनेट जी, एसएनटी क्लिप्स ओपीआई। जी वेरी गुड। नहीं अंदर नहीं पूछ रहा, ठीक है, वेरी गुड।
गुड। ठीक है, कुछ मेंबर्स कह रहे हैं तो आवाज नहीं आ रही, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्लिक ऑन दी कॉल ओवर इंटरनेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पीकर बटन सो दैट दे कैन गेट दी वॉइस। ये मीटिंग है तो उसमें आपको क्लिक करना पड़ता है, यू हैव टू क्लिक। ठीक है, जी। SNT क्लिप्स OPI, SNT क्लिप्स OPI। सो ये ISO 9001 में दे रखा है, उसने दे रखा है लीडरशिप सेंटर में है। कुछ लोग प्लानिंग का पार्ट भी कहते हैं, बट लीडरशिप इज एट द सेंटर। कॉन्टेक्स्ट जो है वो इनपुट है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट है। एक्चुअली प्लानिंग आपकी शुरू होती है वो प्लानिंग से होती है। वो प्लानिंग वाला जो क्लॉज है ना आपका, जो आपकी प्लानिंग वाला क्लॉज है यहाँ से, जी क्लॉज नंबर 6, तो 7 और 8 क्लिप्स सपोर्ट, 8वां ऑपरेशन, 9th चेक वाला चेक, नोवा परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, एक्ट लास्ट इंप्रूवमेंट, 10वां इंप्रूवमेंट। तो पी में प्लानिंग, डू में सपोर्ट और ऑपरेशन, चेक में परफॉर्मेंस एवोल्यूशन और एक्ट में इंप्रूवमेंट। कंटेक्स्ट इनपुट है और लीडरशिप एट द सेंटर। कुछ मेंबर्स ये भी कहते हैं कि जो CLP पूरा प्लानिंग में आता है, इट्स ओके, बट ये दे रखा है ISO 9001 में दे रखा है, ठीक है, ये वीडियो में भी है। ओके, चलिए गुड। तो इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू द डेली प्रैक्टिस ऑफ दैट दिस। ओके, हाउ कैन अनम्यूट माय स्पीकर? धर्मेश अभी करता हूं अभी, तो धर्मेश आई विल गिव यू दिस। अपर्णा मिश्रा 21 डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस कौन से हैं? ओके, यहाँ पे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। बोनस, बोनस रिसोर्सेज, हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे इस पे क्लिक करो। इसकी लिस्ट दे रखी है, आई हैव गिवन यू दिस लिस्ट सो यू कैन सी दिस। इसको डाउनलोड कर लो, यू कैन डाउनलोड दिस। सो व्हेन यू कम टू दिस माय कोर्स, नीचे दे रखा है, इट्स ऑन द बिलो बोनस सेक्शन। इन द बोनस सेक्शन यू विल गेट दिस लिस्ट बोनस में, राइट? ठीक है पढ़ना। जब ये ओपन हो रहा है तो यू कैन डाउनलोड दिस। जब ये ओपन हो जाएगा यू कैन डाउनलोड। ओके, चलिए गुड। सो जो मैंने आपको लिंक दिया था क्वेश्चन पूछने का, तो आपने उसमें कुछ डाला ही नहीं डाला क्वेश्चन? क्वेश्चन डाले हैं किसी ने? जी, आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट। ये ऐसे दिखेगा आपको, मैं दिखा देता हूँ आपको।
ये so you can download this, right? ये पूरी लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेल में दे रखी है मैंने आपको, एडिटेबल है। इसको बनाने में मुझे 3 दिन लगे थे, 3 दिन 2017 में मैंने बनाई थी शुरू में, 3 दिन लग गए थे क्योंकि ढूंढ ढूंढ के लिखना। कैन यू बिलीव दिस टुक मी 3 डेज। इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड जो प्रोसेस है वो भी डाले हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के नाम है वो भी मैंने डाले हैं, राइट? दैट इट टुक मी दैट मच टाइम। यू कैन डाउनलोड दिस। Okay friends, so now what I am going to do, I will answer your any question, like, so this will be a Q&A thing, and if you have any questions, so I'll answer that. There are two ways, दो तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि you can put in the link which I have shared with you yesterday, और आपके जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में टॉप पे भी है, तो आज दी क्वेश्चन वहां आप देखेंगे तो एक लिंक मैंने दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, पहला तरीका ये है कि आप वहां पे अपने क्वेश्चन से डाल सकते हैं, दैट्स द फर्स्ट वे। द सेकंड इज दैट यू कैन रेज योर हैंड। आप रेज हैंड करने का देखो ऑप्शन आ रहा होगा, एंड आई विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चन दैट वे आल्सो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। That's a two way. Okay? There are two ways. जी हम एक वीकली क्विज भी करेंगे, वीकली क्विज करेंगे। अगले मंडे हम एक टेस्ट लेंगे एंड देयर बी अवार्ड आल्सो, देयर विल बी सम रिवॉर्ड आल्सो। So you can raise your hand if you have any question. You can raise your hand. I can unmute yourself, or you can put your question in the link which I have shared with you. दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ, बट हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप जो आपने पढ़ा है आप उसमें से पूछ लो। दैट इज मच डिजायर्ड, व्हाटएवर यू हैव रेड यू शुड आस्क फ्रॉम दैट इटसेल्फ। बिकॉज़ हो सकता है वो चीज जो आगे कवर हो जाए, आने वाले दिनों में वो चीज कवर हो जाए। तो जो आपने पढ़ा है आप बेहतर है कि आप उससे पूछें, देन इट इज मच एप्रिशिएबल। जी आशीष, यहाँ पे ना डाल के ना आप इसमें डाल दो यार, ठीक है? तो आशीष यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो। ये जो मैंने आपको लिंक दिया ना, ये वहां पर भी है, उधर भी, आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी है, आपकी कोर्स लिंक में, तो आप यहाँ पे डालो, ज्यादा बेटर है। और आइदर यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है? तो आशीष पूछ रहे हैं हाउ टू क्लॉज एनसी ऑफ वन वर्क इंस्ट्रक्शन नॉट डिस्प्ले इन शॉप फ्लोर। अगर आपकी जो है, क्या पूछना चाह रहे हैं आशीष, एक बार क्लॉज नंबर पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी आशीष, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी आशीष अनम्यूट कर लीजिए। आशीष मलिक अनम्यूट कर लो अपने आप को एंड आ जाओ लाइन पे। जी आशीष बताइए। जी आशीष कौन सा? हाँ सर, जैसे है ना, जैसे अपने शॉप फ्लोर पे कोई WI लगी हुई है, जी 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 जी, और वहाँ पे उस टाइम पे वो डिस्प्ले नहीं मिली जिस टाइम पे ऑडिटर आया, तो उन्होंने जैसे NC दे दी कि हम NC दे देते हैं नॉर्मली कि WI डिस्प्ले नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो उसके रिलेटेड जैसे मान लो कि हम NC देंगे तो उसको क्लोज कैसे करेंगे, या किसी एनसी प्रोसेस क्लोजर तो देखो मैं आपको एक चीज, एनसी क्लोजर तो मैं ये चाहूंगा, अभी आप इसी 12th बैच से हो? हाँ जी। तो एनसी क्लोजर का हमारा पूरा एक मतलब असाइनमेंट भी, एक्टिविटीज भी है, और डेट 27-28 में आएगा, हाउ टू क्लोज एनसी। बिकॉज जो एनसी आपकी क्लोज होगी वो सिस्टम से क्लोज होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर तरीके से क्लोज होनी चाहिए आपकी नॉन कंफर्मिटी। तो जो भी आपकी जो एनसी क्लोजर है, इट शुड क्लोज टुवर्ड्स द करेक्टिव एक्शन साइड। लाइक एक तो करेक्शन होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। एक तो आपने लगा दी करेक्शन, इमीडिएट एक्शन, भैया डिस्प्ले नहीं थी, आप डिस्प्ले कर दी। बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डिस्प्ले क्यों नहीं थी, उसका रूट कॉज क्या था?
क्या बनी नहीं थी? बनी थी लेकिन इंजीनियरिंग वालों के कब्जे में थी और वो इसलिए डिस्प्ले नहीं थी। अपडेट हुई, पुराने वाली ले ली, नई वाली इशू नहीं करी, या वो सफेदी हुई हो या फिर कुछ काम हुआ और कुछ चेंजेस हुए, वो WI हटा दी गई, या लोकेशन शिफ्ट हुआ तो WI नहीं, WI जो है वो फट गई थी, पुरानी हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, डैमेज हो गई थी। मेरी बात समझे? हाँ जी। तो जो करेक्टिव एक्शन डिपेंड्स ऑन दी रूट कॉज। फिर उसके लिए हमें कोई मतलब जी। प्रोसेस ऑडिट करने की जरूरत नहीं है ना अलग से, कि हम एक अलग से प्रोसेस ऑडिट या मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट कंडक्ट करें और उसमें हम उसको मेंशन करें। भाई देखिए, जब आप प्रोसेस ऑडिट कर रहे हैं, प्रोसेसराइज करते हैं, प्रोसेस ऑडिट सोल्डरिंग का, मोल्डिंग का, वटएवर जो भी प्रोसेस ऑडिट करें, हाँ जी। so it is also good practice when you are doing process audit, at that time you should also see related documentation of that control plan, वर्क इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटर स्किल देख सकते हैं, देखना चाहिए, अच्छी बात, गुड पॉइंट। तो ठीक है, अगर आप उसके थ्रू क्लोज होना चाहते हैं, आप उसके थ्रू क्लोज कर सकते हैं, और अच्छा, अच्छी बात, दिस अ गुड रिकमेंडेशन। 6 महीने में कम से कम देखो वो सही कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस से संबंधित WI है या नहीं है, तो ये सही है, गलत नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि हमारी जो कंपनी में जी ये प्रोसेस ऑडिट की जो चेकशीट बनाई हुई है उसमें जी, हमें लगभग हर ये प्रोसेस पैरामीटर से अलग अलग अलावा ये क्या जी, WI और फॉर्मेट हर चीज देखनी पड़ती है वेरी उसमें गुड। क्लोज करके है। उससे प्रोसेस से संबंधित, वहां बहुत ज्यादा दूसरे दूसरे चौथे पांचवें प्रोसेस पे नहीं जाना। तो एक फर्क भी है, जो प्रोसेस ऑडिट और हाँ सिस्टम ऑडिट उसी में फर्क सेम है। एक जी, पर्टिकुलर मशीन पे। जी, प्रोसेस ऑडिट में आप उसी पर्टिकुलर मशीन के आसपास रहेंगे, उससे संबंधित, और QMS हाँ ऑडिट जी। में आप इंटरलिंकेजेस, फ्लोर से माल आया चेक कर लो, आगे क्या माल दिया, उसे उसका फीडबैक मिला, तो उसमें क्या होता है, जो सिस्टम ऑडिट में आप आगे पीछे लिंकेजेस और मल्टीपल एरिया में जा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ऑडिट में जो सिस्टम वाला पार्ट देखते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस से संबंधित ही देखते हैं, सिस्टम वाला पार्ट। जी, तो एक गुड प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल, अगर आपने ऐसे किया है तो ये सही है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स आशीष। तो आप देखेंगे तो हाउ टू राइट नॉन कंफर्मिटी, हाउ टू क्लोज अ नॉन कंफर्मिटी, इसका जो आपका असाइनमेंट भी है, अभी मैं असाइनमेंट क्या क्या डराना नहीं चाहता आपको, बाद में आएगा, ठीक है। ऑडिटिंग एंड एनसी राइटिंग स्किल्स, डे 30 देखो वो इसी के ऊपर है। तो इसमें क्लोजर की भी हमने जो है बात करी है कि कैसे क्लोज करना है, उसके बारे में भी हमने बात करी। ये डे 30 में आएगा, अभी रिलैक्स, पहले क्लॉज समझ लो, क्लॉज की रिक्वायरमेंट समझ लो, उसके बाद क्लोजर भी समझना जरूरी है। गुड, वेरी गुड आशीष। ठीक है सचिन, if we, हाँ, if we have number of parts like more than 300, then in case how we can do product audit, फैमिली वाइज कर सकते हो सचिन। अभी मैं आपको लाइन पे ले आता हूँ, अभी लाइन पे आ जाओ सचिन भारद्वाज, एक बार लाइन पे आ जाओ, और जिनका क्वेश्चन का आंसर हो गया है तो वो लोअर हैंड कर लें, अपना हाथ नीचे कर लें, ठीक है ना, वरना मुझे कंफ्यूजन रहेगी कि आपको शायद क्वेश्चन पूछना है आपने। जी सचिन भारद्वाज बताइए। सचिन, आ रही आवाज मेरी सचिन? सॉरी। हाँ हेलो। हाँ हाँ सचिन, सचिन हाँ सर, मैं यही पूछ रहा था, हमारे जैसे पार्ट बनते हैं काफी सारे, प्रोसेस ऑडिट को तो हम सर फैमिली वाइज कवर कर लेते हैं, जी 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 जी, बट प्रोडक्ट ऑडिट के लिए सर क्या हमें प्रोसीजर करना चाहिए इसलिए? बड़ा कंफ्यूजिंग सा है यार, IITF ने भी थोड़ा रियायत नहीं दी है इसमें। तो ये है कि जो प्रोडक्ट ऑडिट है तो वो तो सभी प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रोडक्ट की अपनी फेज, मतलब प्रोडक्ट ऑडिट कैसे करेंगे, डिफरेंस क्या है प्रोसेस और प्रोडक्ट यस। ऑडिट में। प्रोसेस ऑडिट में तो आप एक प्रोसेस पे गए, आपने शोल्डरिंग कर दिया, तो सारे जितने भी शोल्डरिंग है पार्ट से मतलब नहीं है। इन दी प्रोसेस ऑडिट देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन दी पार्ट, फोकस ऑन दी प्रोसेस, मोल्डिंग, शोल्डरिंग, वेल्डिंग, वहां इररिस्पेक्टिव पार्ट यस, क्या चल रहा है, तो प्रोसेस इट इज वाइज। इजी, इट इज इजी कंपैरेटिवली, ज्यादा बेहतर है, आसान है, और उसका पर्पस है प्रोसेस ऑडिट का फोकस करना प्रोसेस पैरामीटर्स पे। In the process यस, टू audit, there वेरीफाई is द more प्रोसेस। more focus on the process parameter and
रिलेटेड सिस्टम, जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन अभी बात कर रहे थे, है ना, और यस उसका यस सर, ऑपरेटर एसओपी। स्किल देख लिया, हाँ एसओपी उसके संबंध में। तो प्रोसेस ऑडिट में ज्यादा फोकस है प्रोसेस पैरामीटर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब और उससे रिलेटेड सिस्टम। इन प्रोडक्ट ऑडिट जो मेंशन किया गया है, जो आईआईटीएफ में भी बताया गया है कि प्रोडक्ट यस ऑडिट आपको जो करना है वो फ्रॉम इनकमिंग टू आउटगोइंग, और जो इंडिकेट किया गया है एट द एप्रोप्रिएट स्टेजेस। एप्रोप्रिएट स्टेज का हाँ, मतलब क्या ऑलमोस्ट हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम एज पर कंट्रोल प्लान। भाई कंट्रोल प्लान में एप्रोप्रिएट स्टेज तो होती है, तो कंट्रोल प्लान के नंबर ऑफ अनुसार स्टडीज होती हैं सर। जी, तो किसके हिसाब से करना है प्रोडक्ट ऑडिट? कंट्रोल प्लान के अनुसार करना कंट्रोल है। प्लान, बट सर इट इज नॉट पॉसिबल ना अब सर कि अब मैं वो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, तो अब मान लो आपका एक प्रोडक्ट फैमिली वाइज कंट्रोल प्लान बना हुआ है आपका, फैमिली वाइज नहीं सर, वो तो पर्टिकुलर हर पार्ट के लिए अलग है। हर पार्ट के लिए अलग बना हुआ है। तो भाई ऑडिटर यही डिमांड करते हैं, ऑल प्रोडक्ट करना है तो वहां पे यही करना है आपको। प्रोडक्ट ऑडिट आपको सारे प्रोडक्ट का कवर करना पड़ेगा। ये एक पड़े मुझे भी लगता है कि हाँ, इट्स नॉट वेरी गुड थिंग, यस बट सर, ये वही इसका कोई तोड़ नहीं है। आप फैमिली वाइज अगर कंट्रोल प्लान बने हुए हैं आपके, ठीक है, तो आप ओके। ऐसा कर सकते हैं कि जो 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 स्टेज में कोई डिफरेंट पैरामीटर हुआ तो उसका आपने अलग से कर लिया, बट स्टिल मतलब इसमें कुछ ऑडिटर्स क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन डू वन यस थिंग। सर। क्या कर सकते हैं आप? ये कर सकते हैं, लेट मी कम टू दैट क्लॉज, मैं उस पे आ जाता हूँ, 9th में है। ओके सर। ओके, देखो मैं आपको इसके साथ में दिखाता हूँ सो दैट की बाकी सभी मेंबर्स को भी क्लियरिटी हो। जी, इसमें आते हैं, देखो ये क्यूएमएस और तीन तरह के ऑडिट होते हैं। एक होता है क्यूएमएस ऑडिट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। दूसरा सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट। दूसरा ऑडिट होता है प्रोडक्ट ऑडिट, जिसमें प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। तीसरा होता है प्रोसेस ऑडिट, जिसमें प्रोसेस पैरामीटर फोकस करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑडिट में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट डायमेंशन पे फोकस करते हैं एज पर डायमेंशन कंट्रोल पे प्लान। फोकस करते हैं। जी, तो आप इसमें एक यस। चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ 9224 क्लॉज है, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑडिट प्रोडक्ट यूजिंग कस्टमर स्पेसिफाइड अप्रोच at appropriate stage of production and delivery। appropriate stage का मतलब क्या हुआ? as per control plan। कंट्रोल प्लान में सारी appropriate stage दे रखी होती हैं, from incoming to outgoing। to यस verify सर। conformity to specified requirements where not defined by customer, the organization shall define the approach to be। आप मुझे एक चीज बताओ, इस यस सर। प्रोडक्ट ऑडिट में इसने कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है? सर फ्रीक्वेंसी दी है फ्रीक्वेंसी आपको? ऐसी कोई डिफाइन नहीं है, बट हम 6 मंथ या फिर नहीं 1 ईयर है, भी कर लेते हैं। हाँ नहीं डिफाइन कर रखी है ना। नहीं सर, फ्रीक्वेंसी तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। प्रोसेस ऑडिट में कोई फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर रखी है? सर सीएसआर हो सकती है, वो भी अगर हाँ कस्टमर का CSR तो होती है। है, हाँ। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं डिफाइन कर रखी है। अच्छा, मुझे बताओ इंटर ऑडिट क्यूएमएस ऑडिट में कर रखी है फ्रीक्वेंसी? हाँ, कम से कम 3 साल में आपको 3 साल की साइकिल। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं ओके आपको सर। बता, अगर ज्यादा प्रोडक्ट है, यस 300 सर। प्रोडक्ट है, तो आप हाँ तो साल इससे में एक बार ज्यादा कर लो, आप साल में एक बार कर लो। हम सर ईयरली वाइज ही करते हैं वैसे तो अभी, हाँ, बट हम मत थोड़ा करो मेन 6 पार्ट महीने ले मत, लेते हैं डेली 6 पिकअप महीने आइटम मत करो, को। 3 महीने मत करो, आप 2 साल में एक बार कर लो। तो ऐसा गलत कोई है डिफाइन नहीं है। भैया, ऐसा कहाँ डिफाइंड है? आपके सामने है। अभी क्लॉज दिख नहीं अगर रहा कस्टमर छोटा के, वाला। क्यों, मैंने शेयर तो कर रखा है आपको। तो ये अभी थोड़ा स्मॉल व्यू में आ रहा था। ये ले लो, अब बताओ डिफाइन है? तो मतलब जैसे लेआउट इंस्पेक्शन है ना, मुझे बताओ हाँ लेआउट। लेआउट इंस्पेक्शन में फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है क्या? नहीं डिफाइंड है। कस्टमर कहता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई डिफाइंड थोड़ी है। अगर आपके 200 पार्ट है, ऐसे में मैं बोलूं आपके 500 पार्ट है, 500 असेंबली है, मान लो आपकी बन रही बड़ी कंपनी है, तो क्या 500 का हर 3 महीने में, 6 महीने, साल में करोगे? लोग 3 साल में भी लेआउट करते हैं। तो सर लेआउट का भी हमारा कोई डिफाइन नहीं है ऐसा। नहीं है डिफाइंड ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके सर, हाँ, लेआउट बट मिल गया। कस्टमर, कोई कई कस्टमर कहते हैं, होंडा वगैरह ये सब कहते हैं 1 साल में करो, या बट कुछ कस्टमर कस्टमर कहते बोल हैं देता है, जी जी स्पेसिफिक जी कर जी जी देता है। जी, कस्टमर 1 साल कहता है, बट अगर डिफाइन नहीं हो 3 साल में कर सकते हो, 2 साल ऐसी में सर कर एक सकते हो। एमएससी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। एमएससी भी मैं परफॉर्म करता हूँ ना जैसे, फैमिली वाइज उसमें मैं उसमें फैमिली वाइज ही किया था। इस बार आईआईटीएफ के ऑडिट में मैंने दिखाया था, तो एमएससी वो करते भाई बाकी इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास इतने ही है लिस्ट में, मास्टर लिस्ट में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे।
जी जी, उसमें तो क्लेरिफाई कर रखा है उसने साफ तौर पे। फैमिली वाइज बोल सकते हैं जी, तो सर। इसलिए प्रोडक्ट ऑडिट में मतलब उसने लिखा है शैल ऑडिट प्रोडक्ट्स यूजिंग, तो यहाँ पे अगर आप फैमिली वाइज करते हो तो थोड़ा सा रिस्क है, और ऑडिटर मे एक्सपेक्ट मे नॉट एक्सेप्ट मे एक्सेप्ट, राइट। तो डायमेंशनली इसलिए वेरी करेगा पार्ट टू पार्ट। डायमेंशन देखो क्या होता है कि मतलब 4 प्रोसेस सेम है, 2 प्रोसेस में वेरी कर गया, तो आप ये बता दो सर मैंने 4 प्रोसेस तक मैंने ऐसे कंबाइंड किया, फिर मैंने सर ये प्रोसेस में अलग अलग करके देख लिया, मान सकता है कुछ ऑडिटर या नहीं फिर मान तो सर सकता, तो म्यूचुअल इसलिए हाँ अंडरस्टैंडिंग पे म्यूचुअल मैटर करता अंडरस्टैंडिंग, है तो एक तरह से। कंफ्यूजन है थोड़ी, तो इसलिए हम भी अपने क्लाइंट जितने मेरे क्लाइंट है हम अलग करवाते हैं, ये हम करवाते हैं कि तुम साल में एक बार कर लो, 2 साल में एक बार कर लो, फ्रीक्वेंसी कैन चेंज बेस्ड ऑन दी रिस्क। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे मेंबर हैं अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे कर सकते हैं जिसमें रिजेक्शन ज्यादा है, द लाइन द प्रोडक्ट व्हिच हैज कस्टमर कंप्लेंट, द प्रोडक्ट व्हिच ओके, हैज रिजेक्शन, आप उसका उसको हम 6 महीने में कर लो, सीवीटी पे ले सकते हैं सर 6 पहले। महीने में 6 महीने में कर लो, जिसका अभी तक कोई रिजेक्शन नहीं आया, कोई रिस्क नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जहाँ कम कंप्लेंट है या है ही नहीं है, तो उसका 3 साल में एक बार कर लो, 2 साल में एक बार कर लो, हाउ डज इट मैटर। आप जस्टिफाई करो ना कि मेरा ये, आप नियम बनाओ कि सर मैंने इस बेस पे मैंने प्रायोरिटाइज किया है, और वो नियम बना के एसओपी में लिख दो, प्रोसीजर में लिख दो, और उसके हिसाब से काम करो आप। जैसे अभी भूषण कह रहे हैं वी कैन सेलेक्ट पार्ट फ्रॉम ऑडिट फ्रॉम टॉप 10 रिजेक्शन, यू कैन टेक भूषण, लेकिन बाकी चीज भी भूषण सोनवाने बाकी भी लेना पड़ेगा, बाकी भी लेना पड़ेगा। जी, क्लियर हुआ आपको डाउट? तो आप फ्रीक्वेंसी हाँ से सर, बिल्कुल हो गया। फ्रीक्वेंसी से छेड़खानी कर सकते हो, इतना ही आपके हाथ में है, टू बी ऑन सेफर साइड, आप फ्रीक्वेंसी आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से। ओके सर, जी, ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सचिन, गुड। ओके, great, so let me take next question. जी, वो तो है ही है आशीष, एमएससी का तो उसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दे दिया है, एफएक्यू भी दे दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी एफएक्यू भी आपको रेफर करने हैं, यू शुड आल्सो रेफर द एफएक्यू। एफएक्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो द गुड थिंग इज अबाउट एफएक्यू, आई थिंक यहाँ मैंने दिए, ये देखो ये एफएक्यू है, दिस एफएक्यू इज देयर, सो यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस एफएक्यू। एफएक्यू का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू का, तो इसमें आपको काफी सारी क्लैरिटी मिल जाती है, मतलब कई बार ऑडिटर होते हैं ना जो उनको उनको क्लेरिफाई करने के लिए भी है कि तुम फालतू में डिमांड मत करो, जो चाहिए वही डिमांड करो, और आपके लिए भी है, ऑडिटर्स के लिए भी है, सबके लिए है। सो दिस एफएक्यू आल्सो यू कैन डाउनलोड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में काफी सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होते हैं। ये एफएक्यू आपका अगर लेटेस्ट आपको देखना हो तो वैसे तो लेटेस्ट है ये, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, IETFglobaloversight.org, यू कैन आल्सो डाउनलोड फ्रॉम दिस। यहाँ पे आप आएंगे, यू कम हियर, यहाँ पे क्लिक कीजिए, करेंगे तो यहाँ एफएक्यू है, तो लेटेस्ट एफएक्यू आप you can also download from this, right? So FAQ is by IATF, this FAQ by IATF for more clarity, right? Okay, yeah, Anil, yes, पूछिए अनिल yes, देखो फायदा होता है एक बंदा पूछता है 10 के डाउट क्लियर होते हैं। जी अनिल, अनम्यूट कर लो अपने आप को, रेज हेलो हैंड कर लो। जी जी अनिल, पूछिए अनिल। सर, मैं पूछ रहा था कि 21 डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस हमको याद करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए, याद तो करना बड़ा मुश्किल है। पिछले वाले जो थे ना IATF में 7 थे, 7 थे, वहां बड़ा अच्छा एक तरीका था, डॉक्टर सी पंथ, DRCPANT, बड़ा आसान था, पिछली बार याद रखना IATF में, डॉक्टर सी पंथ। क्या डॉक्टर सी पंथ का मतलब बताया तो आपको, या TS में था, डॉक्टर सी पंथ, ये TS का था, डॉक्टर सी पंथ। D फॉर डॉक्यूमेंट्री, R फॉर रिकॉर्ड, C फॉर करेक्टिव एक्शन, P फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, A फॉर ऑडिट, N फॉर नॉन कंफर्मिटी, कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिटी, T फॉर ट्रेनिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, D फॉर डॉक्यूमेंट, R फॉर रिकॉर्ड, C फॉर करेक्टिव एक्शन, P फॉर प्रिवेंटिव एक्शन, A फॉर ऑडिट, N फॉर नॉन कंफर्मिटी, T फॉर ट्रेनिंग। तो TS में ये 7 थे, 7 मैंडेटरी थे। अब IATF में हो गए 21, तो भैया 21 याद रखना बड़ा मुश्किल है, नॉट इजी, और ऐसे को याद नहीं रखते, बट मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कंट्रोलर नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट चाहिए, प्रोकायोगो का चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग चेंज का चाहिए, ऐसा आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए। तो 21 नहीं तो कम से कम 4 5 6 बता दो तो भी सही है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 21 से 21 याद होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, वो कहता क्या है वो क्लॉज, वो बहुत जरूरी है, दैट इज मोर रिक्वायर्ड, राइट? ओके सर।
थैंक यू। जी धर्मेश, धर्मेश परमार। हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, या प्लीज। यस, सॉरी एक्चुअली सर यस्टरडे मुझे लिंक नहीं मिला था, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। सो मे बी जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मे बी कल डिस्कस हुआ होगा, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड। सो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अर्लियर TS 16949 ओके और ISO 9001 दोनों कंबाइंड स्टैंडर्ड थे, जबकि IATF में दोनों को डिफरेंट कर दिया है। मतलब स्टैंडर्ड ISO 9001 इज डिफरेंट एंड IATF इज डिफरेंट, करेक्ट सर? ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर IATF का जो बेस है वो तो स्टैंडर्ड जो हमारा ISO 9001 2015 वही है, बट अगर मुझे किसी सर्टिफिकेशन के लिए जाना है किसी IATF के लिए, तो उसके लिए क्या ISO 9001 लेना मैंडेटरी है या केवल मैं IATF करके जा सकता हूँ? मतलब हम लोग कैसे सर्टिफिकेशन करेंगे किसी कंपनी को? देखिए पहले क्या था कि ISO 9001 2008 प्लस ISO TS 16949 2009, ये ओल्ड स्टैंडर्ड था। अब न्यू क्या है? ISO 9001 2015, ये एक स्टैंडर्ड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ धर्मेश, बाकी मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ, और आपके क्वेश्चन पे मैं आऊँगा। 16949 2016, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इन दोनों में क्या चीज आपने देखा? पुराने वाले में आप देखो यहाँ भी ISO है, यहाँ भी ISO है, लेकिन यहाँ ISO, यहाँ IATF है। ये आपने ऑब्जर्व करी। इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको पता लगा कि ये जो स्टैंडर्ड थे ISO TS, ये किसके अंडर में था? कंट्रोल में ISO के। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है ये किसके कंट्रोल में है? IATF के। IATF एक अलग संस्था है और ISO अलग है। ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान। ये जिनीवा में इसका हेड ऑफिस है। और IATF है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, ये डेडिकेटेड है IATF के लिए। इसका US, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी 5 कंट्री में इसके ऑफिस है, आउटसाइड ब्यूरो ऑफिस है। इसका फोकस है ऑटोमोटिव की तरफ। अब हुआ क्या, पहले जैसे धर्मेश बता रहे हैं, स्टैंडर्ड था ISO TS, और उसी के अंदर ही, उसी स्टैंडर्ड के अंदर में ही जो बॉक्स के अंदर था, वो 9001 था, जो बॉक्स के बाहर था वो TS था। पहले ऐसे था, लेकिन अभी क्या हुआ, इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ। दिस आर सेपरेट, so they didn't have this agreement. So what they did, इन्होंने क्या किया कि जो बेस तो है IATF में 100% रिक्वायरमेंट कवर होती है 9001 2015 की। दैट मींस इफ यू हैव implemented IATF by default 100% requirement of 9001 2015 you will be covering। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया रेफर 9001 2015, यानी इनका ये एग्रीमेंट नहीं हुआ कि वो उनका टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके यूज कर सके, तो उन्होंने रेफर लिख दिया। ठीक है, अब मैं आता हूं धर्मेश आपके क्वेश्चन पे। अगर आपने IATF इंप्लीमेंट करना है तो क्या आपको ISO 9001 का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? पहला, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको IATF लेना है तो आप डायरेक्ट IATF ले सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली टेक दी IATF, डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर आपने IATF इंप्लीमेंट कर दिया है तो 100% रिक्वायरमेंट जो है आप IATF की भी, सॉरी ISO 9001 की भी आप इंप्लीमेंट कर दोगे बाय डिफॉल्ट। अब क्या होता है कि कुछ जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका आफ्टर मार्केट का बिजनेस है, दे हैव द बिजनेस ऑफ आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट समझते हैं? मार्केट में जा रहा है डायरेक्टली। जो आफ्टर मार्केट बिजनेस है उसको तो IATF के बारे में जानकारी नहीं है। जो डोंट अंडरस्टैंड IATF, उनको नहीं पता है IATF क्या होता है, उनको ISO मालूम है। तो जैसे क्या हुआ, मेरा एक क्लाइंट है मिंडा बैटरी, तो अब उनका OE में भी है और उनका आफ्टर मार्केट बिजनेस भी है। मेरा क्लाइंट है
जो जमुना ऑटो, उनका ओई में भी है, आफ्टर मार्केट में भी है। तो उन्होंने क्या किया, IATF 1694 2016 का जब उनका ऑडिट हुआ, प्लस उन्होंने ये कहा सर्टिफिकेशन बॉडी को कि भैया हमें ISO 9001 का सर्टिफिकेट भी आप दे देना, दे आल्सो रिक्वायर्ड कि इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाए। तो सर्टिफिकेशन बॉडी ने 10-15 हजार रुपए जो एक्स्ट्रा लिए और उन्होंने इसका सर्टिफिकेट भी एडिशनल दे दिया, जो भी उसका नेगोशिएशन था। तो व्हाट आई मीन टू से, IATF ऑडिट तो IATF का हुआ, बट उसमें सर्टिफिकेट जो है 9001-2015 का भी उन्हें मिला, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे जो आफ्टर मार्केट के लोग हैं वो IATF नहीं समझते, तो वो ISO 9001 समझते हैं, इसलिए ऑडिट एक ही बार हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि जो ऑडिटर है वो जब IATF का ऑडिट करेगा तो वो ऑटोमोटिव की जो लाइन है, यानी जो ऑटोमोटिव सप्लाई चेन की लाइन है, उसको देख लेगा, और कुछ सैंपल वो वैसे भी लेगा जो आफ्टर मार्केट की सैंपल या नॉन ऑटोमोटिव सैंपल भी लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको IATF लेना है तो ISO 9001 लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनका आफ्टर मार्केट में बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं, और ओई में भी है, सप्लाई चेन के भी पार्ट है, वो IATF का सर्टिफिकेट लेते हैं, तो एडिशनली वो ISO 9001 का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, तो 2 सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जी, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ धर्मेश? हाँ सर, ऑलमोस्ट हो गया है क्वेश्चन। ऑलमोस्ट नहीं, 100% चाहिए। बट फिर से मेरी एक क्वेरी है, हाँ। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको IATF लेना है, बट उसको ISO 9001 का बेसिक पता नहीं है, तो वो केस में तो फिर वो कैसे IATF ले पाएगा? भाई साहब, क्योंकि वो रिफर करना है सर उसको। तो जब आप IATF जब लोगे तो हाँ। बाय डिफॉल्ट 9001 100% कवर करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले 9000 लो फिर IATF लो, ये ऐसा नहीं है कि पहले आप चौथी क्लास पार करो 5वीं क्लास में जाओगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। भाई डायरेक्ट आप IATF ले सकते हो, डायरेक्ट IATF ले सकते हो। भाई जब IATF लोगे 9001 की रिक्वायरमेंट 100% कवर करनी पड़ेगी, उसको स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि IATF के स्टैंडर्ड में रेफर किया गया 9001। ओके। जी। तो सर, जैसे अगर मैं एक ऑडिट करता हूँ IATF में, जी, ठीक है, जी। तो अगर मुझे वहाँ पे अगर कुछ NC देनी है, तो मैं ISO 9000 से रिलेटेड कोई NC नहीं दे पाऊंगा, क्यों केवल नहीं दे IATF पाओगे? से? नहीं, क्यों नहीं दे पाओगे? आप उसको बोलोगे IATF है, वहाँ 9001 बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। ये कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं 9001 वाले क्लॉज में NC दे रहा हूँ, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप IATF के क्लॉज में NC दे रहे हो, आप लिखो 4.2 क्लॉज किसमें है? इंटरेस्टेड पार्टीज का, लीड एंड एक्सपेक्टेशन इंटरेस्टेड पार्टी का 9001 में है, स्टैंडर्ड में। हाँ। लेकिन आप ये नहीं कहोगे मैं 9001 के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में दे रहा हूँ, आप बोलोगे मैं IATF के अगेंस्ट में दे रहा हूँ 4.2 क्लॉज में। ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि IATF स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ना 4.2, और बोला है ना रेफर ISO 91 स्टैंडर्ड, वो रेफर कराया सिर्फ कि उसको डिटेल देखने तो वहां देख लो, ये हमारा क्लॉज है। IATF ने अपना क्लॉज बना लिया, बस ये कि कॉपीराइट के चलते उसका वो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता था, बस यही है। ये बात समझे? है तो वो IATF का क्लॉज ना, 4.2 हमारा क्लॉज है IATF ने कहा। हाँ, डिटेल देखते तो तुम 9001 के स्टैंडर्ड में देख लो। जब NC दोगे तो ये नहीं कहोगे आप कि मैं IATF ऑडिट करो तो मैं 9001 की NC दे रहा हूँ। NC में आप कहोगे 4.2 क्लॉज की NC, दैट्स IATF की NC आउटपुट। जी धर्मेश, क्लियर हुआ अब आपको? धर्मेश, ऑल क्लियर? ठीक है धर्मेश, तो यू गॉट द आंसर कि डायरेक्ट आप ऑडिट कर सकते हो IATF का, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो 9001 का सर्टिफिकेट नहीं लेती हैं, लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि IATF कर दो, बाय डिफॉल्ट 100% आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि पहले 9001 करूंगा फिर IATF करूंगा, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्टली IATF ले जाता हूं। ठीक है धर्मेश? यस सर, यस सर। वेलकम, थैंक यू। फिर भी अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो आई विल बी ड्रॉप अ मैसेज। हाँ, आप ईमेल कर दीजिए बिल्कुल सर। support@submaster.com पे, कोई भी क्वेरी है, या फिर आप लाइव सेशन में आइए, ट्यूसडे फ्राइडे 12 लाइव सेशन है, मन करता है तो आगे भी आ जाइए, जैसे आगे करेंगे तो उसमें भी आइए, ठीक है? या मेरे से 1-to-1 सेशन बुक करना 3 महीने के लिए, हमने वो भी ऑप्शन दिया है। गोल्ड मेंबरशिप में आप देखेंगे ऊपर एक लिंक दे रखा है, ट्यूसडे फ्राइडे आप मुझसे 1-to-1 लाइव सेशन 3 से 5 बजे के बीच में बुक कर सकते हैं, 10 मिनट का। ओके स्पेशल हमने आपको दिया है, और लाइफ टाइम एक्सेस तो है ही है कंटेंट का आपके पास, लाइफ टाइम सपोर्ट तो है ही है ईमेल का आपके पास। यस यस यस। गुड, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।
यस यादविंदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुड। राहुल, असाइनमेंट सबमिट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। असाइनमेंट सबमिट तो आपको जो आपके असाइनमेंट हमने दे रखे हैं असाइनमेंट सेक्शन में आना है, नीचे असाइनमेंट सेक्शन है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा कंबाइन करूंगा, कुछ असाइनमेंट में अभी उसको रिवाइज करके कंबाइन भी करूंगा। आई विल कंबाइन सम असाइनमेंट। सो व्हाट यू नीड टू डू, जो आप देखेंगे नीचे असाइनमेंट सेक्शन है। सो मान लीजिए असाइनमेंट है, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे असाइनमेंट पे आए और आपने डाउनलोड कर लिया असाइनमेंट, डाउनलोड कर लिया, इसमें अपनी केस स्टडी भरी आपने, यू फिल्ड अप योर ओन केस स्टडी एंड देन अपलोड। ठीक है, इसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अब यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि मैं एडमिन पैनल में हूँ, तो आप इसमें क्लिक, यहाँ पे अब एक ऑप्शन आएगा अपलोड, तो बस अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद बुक कर लीजिए 1-to-1 सेशन। ठीक है, जो बैच नंबर हमारे पुराने बैच में उनके लिए ये दिस फॉर देम जी। नए बैच के लिए अभी ये आएगा, अभी आए नहीं असाइनमेंट, तो इट विल कम। ओके, so any question you can put in the put in this link. कैलाश, ROHS is legal or customer service requirement? I think देखो ROHS, I don't think restriction of hazardous substance, some country has this requirement कि भैया अगर आपको वहाँ पे बिजनेस करना है यूरोप वगैरह में, तो आपको ROHS compliance करनी ही पड़ेगी। and sometimes the customer also have this requirement कि भैया आपको हमसे बिजनेस करना है तो आपको जो है ये फॉलो करना पड़ेगा। so ROHS can be both, right? it can be country specific, it could be customer specific, ये दोनों हो सकती हैं। restriction of hazardous substance could be country specific and it could be customer specific also, ये दोनों हो सकती है। वर्धमान, if our organization is certified only with IATF, that's an as I said, वर्धमान अभी आपको क्लियर हो गया वर्धमान, मैंने अभी आंसर दिया आपको, तो आई होप इट इज क्लियर। अगर आप सिर्फ ऑटोमोटिव बिजनेस में हैं, सप्लाई चेन में हैं, तो ऐसा आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इफ यू आर इन दी आफ्टर मार्केट एंड देन योर डीलर सेज कि नहीं यार 971 का भी होना चाहिए, तो आप दोनों ले लो, क्या दिक्कत है? 10-15 हज़ार जो भी एक्स्ट्रा लगेंगे जी। वेरी गुड वर्तमान। सो भी अधिकतर ROHS जो है वो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट आई एम टेलिंग, जैसे अगर मान लीजिए किसी कंट्री में, यूरोप में बिजनेस करना है आपको, तो वहां पे ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है कंट्री की कि आपको ये सब्सटेंस जो है इसमें बैंड, मतलब ये सब्सटेंस बैंड है और आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस यस, मोस्टली इट्स अ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। सोमिक, ठीक है। यादविंदर, यस ठीक है जी, क्लियर हो गया। वर्धमान, वर्धम, ओके। रिकॉर्ड टेंशन पीरियड नेसेसरी है क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड टेंशन पीरियड नेसेसरी है। अगर रिकॉर्ड टेंशन नहीं करोगे तो कितने साल तक कोई रिकॉर्ड रखना है? प्रोडक्शन का, रिजेक्शन का, कंप्लेंट का, मेंटेनेंस का, कितने साल तक रिकॉर्ड रखोगे? ट्रेनिंग का। तो रिकॉर्ड टेंशन, यस रिकॉर्ड टेंशन इज मैंडेटरी। वर्धमान, रोशन, डिफरेंस बिटवीन ISO, TS एंड IATF, तो आप देखो ना मेरा जो पहला सेशन है मेजर चेंजेस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रोशन मेजर चेंजेस क्या हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि TS में 8 क्लॉज थे, इसमें 10 है IATF में। TS में रिस्क एनालिसिस के बारे में इतना डिटेल नहीं था, यहाँ रिस्क एनालिसिस है। TS में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। TS में 7 मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस थे, SOP थे, यहाँ पे 21 हैं। तो बहुत सारे इस तरह के डिफरेंस हैं। अगर आप देखोगे तो जो हमारा पहला जो मेरा मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने जो मेजर डिफरेंस दे रखा है, बहुत सारे मेजर डिफरेंस मैंने आपको दे रखे हैं। कंटीजेंसी प्लान इसमें लाइव है, राइट। इसमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बात करी है, प्रोडक्ट ओवरऑल की बात करी है, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप क्लॉज कवर करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि ये प्रोडक्ट ओवरऑल क्या होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। मोटा मोटा ये समझ लो कि TS और IATF में क्या डिफरेंस है। TS में 8 क्लॉज थे, IATF में 10 है। TS में 7 मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस थे, SOP थे, यहाँ पे जो है 21 है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है।
मतलब किसी कंपनी में ज्यादा भी हो सकते हैं। 21 का मतलब ये नहीं कि 21 अलग अलग होने चाहिए, 21 की रिक्वायरमेंट एड्रेस होनी चाहिए। टीएस में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, संदर्भ नहीं था, यहाँ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ये आप 4.1 4.2 कल पढ़ोगे, अनलॉक होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रिस्क एनालिसिस टीएस में डिटेल में नहीं था, यहाँ रिस्क एनालिसिस फॉर क्यूएमएस फोकस किया गया है। टीएस में कंटेंसी प्लान डेड था, लाइव नहीं था, कंटेंसी प्लान का टेस्टिंग एवोल्यूशन मेथड नहीं था। आईएटीएफ में कंटेंसी का जो भी आपका अल्टरनेट है उसका टेस्टिंग होना चाहिए, उसका एवोल्यूशन होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये सब ऐड किया गया है आईएटीएफ। तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है भाई रोशन? वेरी गुड। सोविक, डॉक्यूमेंट कितने लंबे समय तक रिटेन रहने चाहिए? वो डिपेंड करता है वो कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। देखो मेरी बात समझो, जो रिटेंशन जो पीरियड होता है ना, कितने लंबे समय तक कोई डॉक्यूमेंट रखना है, ये किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले ये डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की वारंटी क्या है। अगर कस्टमर की वारंटी 5 साल है तो भाई 5 साल तक यू हैव टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी रिकॉर्ड्स, ट्रेसेबिलिटी के लिए रखने पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट। कल को कोई रिजेक्शन आ गई तो कैसे पता लगेगा किसने बनाया था, कौन सी मशीन में बनता? बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कीप। तो रिटेंशन पीरियड का जो पहला जो बेस है वो है कस्टमर रिक्वायरमेंट। दूसरा इट कुड बी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की खुद की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन खुद डिफाइन कर सकते हैं कि इतने लंबे समय तक ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेरे को 1 साल तक रखने हैं, 2 साल तक रखने हैं, ये कंपनी खुद डिफाइन कर सकती है। और होता क्या है कि कुछ रिकॉर्ड जब डुप्लीकेट होते हैं तो उनको आप कम समय के लिए रख सकते हो। अब मान लो आपका जो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन में कम्युनिकेशन कैसे होता है? मशीन ब्रेकडाउन स्लिप है, मशीन ब्रेकडाउन स्लिप है, वो जाती है और फिर वो सैप में एंट्री हो जाता है, या जो भी आपका ईआरपी सिस्टम है उसमें एंट्री होती है, या फिर इसकी समरी बन जाती है और उसमें सारी डिटेल आ जाती है। तो मशीन ब्रेकडाउन की जो स्लिप में जो भी डिटेल होती है उसकी सारी डिटेल समरी में आ जाती है। तो ये रखने की बहुत लंबे समय तक आवश्यकता नहीं है, इसे आप 1 महीना भी रख सकते हो, 1 महीना रख लो बस, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो गया ना। जब कंटेंट डुप्लीकेट हो गया तो आप कम समय भी रख सकते हो। तो मशीन ब्रेकडाउन स्लिप यू कैन कीप फॉर 1 मंथ बिकॉज द होल कंटेंट इज डुप्लीकेटेड इन द ईआरपी और सम समरी। तीसरा, द रिटेंशन रिक्वायरमेंट कैन बी डिपेंड ऑन द लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे इनवॉइस कितने लंबे समय तक रखनी है, पीओ कितने लंबे समय तक रखना है, कॉन्ट्रैक्ट कितने लंबे समय तक रखने हैं। तो दिस मे बी डिफाइंड बाय द फ्रॉम द गवर्नमेंट लीगल, कि 10 साल तक आपको रिकॉर्ड रखनी है, 7 साल तक आपको इनवॉइस रखनी है। सो द रिटेंशन पीरियड विल डिपेंड बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिक्वायरमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सोविक, समझ में आया? सपना, रिस्क एनालिसिस ना, मैं अभी जो छठा चैप्टर जब ये आएगा अपना 6th क्लॉज भी आएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा, तो सपना उसमें आई विल रिक्वेस्ट कि आप उस समय समझना, बड़े क्लेरिफाई, बड़े मैंने मतलब अच्छे ढंग से वहां सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। तो रिस्क एनालिसिस क्या है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, ओके, इट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या चीज गलत हो सकती है, वो एक रिस्क एनालिसिस का एक तरीका है, एक मैथोलॉजी है जिसमें कि आपको आपका क्यूएमएस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे गलत हो सकता है, राइट? तो यू आइडेंटिफाई दैट। तो इससे केस स्टडी आल्सो, केस स्टडी भी दे रखी है। सो रिस्क एनालिसिस आप जो है, जैसे एफएमईए है, राइट? तो वन इज रिस्क एनालिसिस फॉर एफएमईए। रिस्क एनालिसिस आप करते हैं एफएमईए के थ्रू, राइट? वन रिस्क एनालिसिस यू डू फॉर फ्रॉम द एफएमईए पर्सपेक्टिव। व्हाट कैन गो रॉन्ग, right? FME, failure mode effect analysis, FMEA. So in this FMEA you are focusing more on the defects, product defect पे focus करते हैं. The other way risk analysis can be done, should be done for QMS, quality management system. What can go wrong? Okay, जैसे
ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसमें क्या रिस्क हो सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या रिस्क हो सकते हैं, बजट अवेलेबल नहीं है, ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, ट्रेनिंग का टेस्ट नहीं है, ट्रेनिंग का फॉलोअप नहीं है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं की जाती, राइट ट्रेनिंग इज नॉट गिवन टू राइट पर्सन. So these are basically risk analysis for quality management system, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली. इस प्रकार से क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में, कैलिब्रेशन प्रोसेस में क्या रिस्क हो सकते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. एंड थर्ड इज कंटीजेंसी, अल्टरनेट. तो भाई सपना ये जब आप उसमें आओगे ना, ये वंस यू कम इनटू दिस क्लॉज नंबर 6, तो उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, यू गो थ्रू दैट. इफ यू हैव एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. ठीक है. तो रिस्क एनालिसिस इज अ मेथोडोलॉजी where you try to identify what can go wrong, and before it goes wrong you have some control in place, right? So it's a prevention kind of methodology, उसका आप इस्तेमाल करते हैं जी. गॉट दैट. बाकी डिटेल में जब आप उस लेसन में पहुंचेंगे, चैप्टर में पहुंचेंगे, so you will get the more clarity. ठीक है सपना. What is ISO 9001 2015? Where we implement? Why we implement this? 9001 2015 is a quality management system. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ये एक स्टैंडर्ड है, IATF जैसे है वैसे ही 9001 भी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का एक स्टैंडर्ड है, राइट. भाई नहाते हो, खाना खाते हो, कंपनी जाते हो, काम करते हो, उसका एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्टेप्स हैं, सीक्वेंस हैं, एक्टिविटीज हैं. In the similar way, कंपनी में whatever the work you do, training, marketing, production, human resource, quality, customer complaint, इन सब का भी क्या होना चाहिए? There has to be some process, there has to be a system. Very very important. So what are all these? These all are these systems. ये सब क्या हैं? Quality management system, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली. किस लिए सिस्टम होने चाहिए? Why this system is required? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. ये क्वालिटी का मतलब ये क्वालिटी वाले लोग करेंगे इससे नहीं है. क्वालिटी को भाई एक बात मुझे बताओ, मार्केटिंग के काम में क्वालिटी नहीं होती, गुणवत्ता आपके परचेज के काम में नहीं होगी, HR के काम में क्वालिटी नहीं होगी, प्रोडक्शन के काम में क्वालिटी नहीं होगी, अकाउंट्स के काम में गुणवत्ता नहीं होगी. भाई क्वालिटी कैन बी एनीवेयर. सो ये मत समझो कि क्वालिटी वर्ड लिखा तो क्वालिटी वाला करेगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता. सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, काम करने का तरीका, द वे टू डू वर्क, एंड दिस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ द कंपनी. हर प्रोसेस में ये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए. दैट इज व्हाट ISO 9001. ये कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये बिजनेस करने का तरीका है. दिस इज नॉट QMS, दिस इज बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम. दिस इज बेसिकली धंधा करने का तरीका. कस्टमर कंप्लेंट आएगी तो क्या करोगे, मेंटेनेंस मशीन का कैसे करोगे, प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे करोगे, न्यू बिजनेस कैसे लेके आओगे, लोगों की ट्रेनिंग अवेयरनेस कैसे बढ़ाओगे, हायरिंग कैसे करोगे, रिक्रूटमेंट कैसे करोगे. मैं मिंडा में था, वहां तो ये भी प्रोसीजर थे कि हायरिंग कैसे करनी है, रिक्रूटमेंट, सेपरेशन. कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो फिर उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर है, उसका एग्जिट इंटरव्यू होगा, क्यों छोड़ के जा रहा है उसका फीडबैक लिया जाएगा, राइट. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो है वो क्या तरीका है आपका. तो भाई बेसिकली एवरीथिंग इज सिस्टम. तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये काम करने का तरीका है. जो एंटरप्रेन्योर, जो व्यक्ति, जो इंजीनियर इस बात को समझ जाएगा, दे विल ग्रो, द कंपनी विल ग्रो, दैट इंजीनियर विल ग्रो. सिस्टम क्या होता है मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली बताता हूं. सिस्टम, प्रणाली, काम करने का तरीका. तो इसकी डेफिनेशन, इसका एब्रिविएशन है कोई, तो मुझे एक लड़के ने, ये कोई डिक्शनरी की नहीं है, ये कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एब्रिविएशन नहीं है, लेकिन मुझे एक लड़के ने बताई. एक लड़का मुझे मिला ट्रेन में, उसके फादर, बहुत साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, उसके फादर टुक रिक्शा, टुक चलाते. टुक समझते हैं ना, टुक. ये मुरादाबाद और ये सब कुछ शहरों में चल रहा है, Tier 2 सिटीज में, Tier 1 में भी आ गया है. टुक बैठे कभी टुक पे. उसके फादर टुक चलाते थे और वो लड़का साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा था, 12वीं क्लास का लड़का. उसने मुझे बताई सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम का एब्रिविएशन. आप जानना चाहोगे? ये कोई डिक्शनरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है. ही टोल्ड मी द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम. व्हाट इज सिस्टम?
any activity which can save yourself, any activity which can save yourself, what any activity which can save yourself time, energy and money, that is a system. यानी अगर जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर वो आपका समय बचा रही है, आपकी एनर्जी बचा रही है, आपका पैसा बचा रही है, then that's a system. You got that? That's the reason you make procedure. That's the reason you make WI. That's the reason you audit. So जो भी आप बना रहे हैं, अगर आपको टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रही है, मनी बच रही है, that is a system. अच्छी लगी डेफिनेशन आपको लड़के की? मैं सबको बताता हूँ, save yourself, any activity which can save yourself time, energy and money is basically a system. तो भाई ये है where we implement, you implement in the any organization you can implement. Why we implement? I have told you, because your system in place, structure in place, right? You will have less rejection, less confusion, more productivity, right? That's the advantage. Prabhat. Yes, you can do layout inspection family wise. No, you should do Vivek as per drawing, as per final drawing, not family wise. Quality policy and quality objective. Logesh, quality policies is a statement. Quality policy एक statement है. We shall strive for customer excellence, customer delight. हम customer delight ensure करेंगे. ये क्या है? ये statement है या objective है? Very good, Shivam. ये we shall strive for customer delight. अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये क्या है? ये पॉलिसी का पार्ट है या ये किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा? ऑब्वियसली बात है, ये एक स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट किसका पार्ट होती है? ये एक पॉलिसी का पार्ट. हम कस्टमर डिलाइट इंश्योर करेंगे. अब मुझे एक चीज बताओ, हम कस्टमर डिलाइट इंश्योर करेंगे, ऐसा बोलने से कस्टमर डिलाइट हो जाएगा क्या? बोलने से होगा क्या? हाँ लोकेश, if you say I will achieve the customer delight, we will become number one, we will make sure that we have cost effective product, we will make sure that the employees are involved. ये सारे क्या हैं? ये these all are the parts of statement. तो ये statement किसका पार्ट होती हैं? Policies का. So in the policies you have commitment from the management, and when it comes to objective evidence, so objective evidence में क्या आता है जी? objective evidence में क्या आता है? Your key result area, how you will achieve that. So once I write I will ensure customer delight. अब मुझे एक चीज बताओ, customer delight मेरा एक quality policy का पार्ट है, स्टेटमेंट का पार्ट है, but when it comes to objective, so it will tell you how you are going to get that, what is the measurable way to get that. So in objective there will be some key result area, there will be some measurable parameter. अब जैसे मुझे बताओ, अभी आप सारे मेंबर हो, customer delight एक स्टेटमेंट है, ये एक पॉलिसी का पार्ट है. नाउ यू टेल मी व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव्स. क्या होंगे? एक बात याद रखना, यस, ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. यस वर्धमान, यू आर राइट. व्हाट कुड बी दैट? दोस नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, कस्टमर पीपीएम, न्यू बिजनेस, नंबर ऑफ न्यू बिजनेस इंक्वायरी, रिपीटेड बिजनेस, शेयर ऑफ बिजनेस, सब मेजरेबल है. यस, customer scorecards, customer survey, yes, all these. What are all these? These all are objectives. So objectives क्या होंगे आपके? Number of customer complaints, rights, PPM, scorecard में क्या आपका क्या रहा आपका score जी? All these are visible. So Lokesh, you got this understanding. So when you talk about policy, it's more about that statement. It's something you which want to achieve. And when it's talk about
Objectives are the ways through which you meet your policy. So पॉलिसी पहले होती है, पॉलिसी से क्या निकलता है? ऑब्जेक्टिव. पॉलिसी से क्या निकलती है? ऑब्जेक्टिव. सो ऑब्जेक्टिव आर द मेजरेबल की रिजल्ट इंडिकेटर्स. Okay, if you monitor that, you will achieve your policy. So policy is a statement of action, commitment by top management, and objectives are the how you can achieve that statement, how you can achieve that policy. These are the measurable objectives or measurable key performance indicators. So I hope you, Ragesh, you got good understanding. If not, then you can type again. If our organization, 2 drawings are available, I customer and our company, which drawing take for, देखो customer drawing absolutely, which PPAP किसका हुआ है? विवेक, PPAP किस पे अप्रूव हुआ है? किस पे PPAP किस पे अप्रूव हुआ है? हैं? वेरी गुड, गुड है यहाँ पे विवेक, जिस पे PPAP अप्रूव हुआ है वो लेना है, समझे? अगर 2 ड्राइंग है तो ये गलत है, ये सही नहीं है. कस्टमर की ड्राइंग भी है और आपकी ड्राइंग भी है, सो इट इज कंफ्यूजिंग विवेक, राइट? सो जिस पे PPAP अप्रूव हुआ है विवेक जग ताप, आज ये मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, तो लाइन पे आ जाओ जल्दी से. सर. जी जी विवेक बताइए, 2 ड्राइंग कैसे विवेक चल रही है कंपनी में? तो 2 ड्राइंग तो कंफ्यूजन नहीं होगी. कस्टमर की ड्राइंग और मेरी ड्राइंग में मतलब क्या हुआ, थोड़ा मुझे समझ नहीं आया. सर एक्चुअली कस्टमर ड्राइंग, आई एम वर्किंग इन forging industry. Some changes in forging, not we are not doing complete part which is customer required. So some changes we doing in our organization. That's why we have 2 drawings. आपका फाइनल पार्ट क्या है? फाइनल पार्ट सर forging ही है, मतलब Forging, शाफ्ट. हाँ भाई आप अपने फाइनल पार्ट के हिसाब से जो आप डिस्पैच करते हो उसकी जो फाइनल ड्राइंग है उसके हिसाब से करोगे, चाहे वो कस्टमर की जो आपके PPAP से अप्रूव हुआ है उससे करनी चाहिए. सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम प्रपोजल के लिए देते हैं वो ड्राइंग हमारे अप्रूवल के लिए, लेकिन हर कस्टमर वो अप्रूवल नहीं दे रहा है रिटर्न जल्दी. कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आई अंडरस्टैंड, नहीं देता कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब आप मिनट से मीटिंग बनाओगे तो भाई कस्टमर ने अगर अपनी कस्टमर की जो फाइनल ड्राइंग है जो आप कह रहे हो उस फाइनल ड्राइंग में डायमेंशन अलग है और आपकी में अलग है. सर मतलब थोड़ा चेंजेस रहता है, लाइक रेडियस रहता है ना, फोर्जिंग में थोड़ा रेडियस ज्यादा मार के आप पार्ट बनाते जो मशीनिंग में कवर होता है. फाइनल ड्राइंग, फाइनल फोर्जिंग क्या है? फाइनल फोर्जिंग मीट कर रही नहीं करी कस्टमर की ड्राइंग? सर मीट करती है लेकिन थोड़ा चेंजेस रहता है. इसमें ना आपको एनसी मिल सकती है, एनसी दे सकता है. कोई ऑडिटर भी आ गया वो कहेगा यार तुम्हारे कस्टमर का रेडियस अलग है, कस्टमर की ड्राइंग में तुम्हारा अलग है, फिर आप समझाते रहो. तो या तो कस्टमर से डेविएशन ले लो, ठीक है, और कस्टमर से अप्रूवल लेना ही चाहिए आपको. आपकी फाइनल ड्राइंग कौन सी है आप उसको मानना है. लेआउट इंस्पेक्शन हमें किस पे करना है मैं आपको बताता हूँ. लेआउट इंस्पेक्शन करना है फाइनल ड्राइंग पे. पहले डिसाइड करो फाइनल ड्राइंग कौन सी है, तो जो फाइनल ड्राइंग है उस पे करना है. और कस्टमर डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्री कराना पड़ेगा, वरना भाई आईटी ऑर्डर तो आपको एनसी देगा 100%. सर एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रूव करने के लिए भेजा है कस्टमर को, लेकिन वो उसने रिटर्न नहीं दिया है अप्रूव करके. लेकिन रिमाइंडर देते हैं सर, लेकिन और PPAP किस पे हुआ है? PPAP किस पे हुआ है? PPAP सर हमारी ड्राइंग पे होता है. तो बस आप फाइनल ड्राइंग कस्टमर, फिर आप जो ऑडिटर है उसको अपनी ड्राइंग दिखाओ, आप बोलो कि सर इसी पे PPAP किया है वो यही है सर ड्राइंग, मत दिखाओ. कस्टमर को ऑडिटर को दिखाओगे तो 100% एनसी मिल जाएगी. सर एक्चुअली मेरे सीनियर है वो मुझे सर कैन यू हियर मी? सर एक्चुअली मेरे सीनियर है ना, वो मुझे बताते थे कि वही आपने कस्टमर ड्राइंग प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आप उनको मालूम पड़ेगा कि आप कितने डेविएट हो गए अपने ड्राइंग और कस्टमर ड्राइंग से. इसलिए मैं तो सिंपल कह रहा हूं, कस्टमर ड्राइंग और आपकी ड्राइंग ये कांसेप्ट ही गलत है. गलत है ये कांसेप्ट ही गलत है ना यार. भाई कस्टमर ड्राइंग और मेरी ड्राइंग क्या, मेरे फाइनल ड्राइंग है. चाहे अगर मैं डिजाइन रिस्पांसिबल हूँ, कस्टमर डिजाइन रिस्पांसिबल है. कस्टमर डिजाइन रिस्पांसिबल है तो कस्टमर की ड्राइंग है. अगर मेरी मैं डिजाइन रिस्पांसिबल तो मेरी ड्राइंग है, फाइनल ड्राइंग है. आप मेरा फाइनल ड्राइंग एक ठीक है, मैंने फाइनल किया है, PPAP उस पे अप्रूव हो गया है, लेकिन उसके ऊपर कस्टमर का अप्रूवल सिंबल ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा ही है ड्राइंग. ऐसा है मेरे आप डिजाइन रिस्पांसिबल हो ना, डिजाइन रिस्पांसिबल हो ना, बस फिर क्या दिक्कत है?
तो वो चलेगा क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं आपको वही कह रहा हूँ, 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई? कस्टमर को आपने अप्रूव किया है ना, कस्टमर को सबमिट किया है ना, कस्टमर हाँ उसको ले रहा है ना, उसको आपने उसके हिसाब से माल लिया है ना कस्टमर ने। अगर आपने ऑडिटर को बोल दिया सर ये कस्टमर ड्राइंग, ये फाइनल ड्राइंग, ठीक है, हाँ सर। तो फिर वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी वन। तो सर आप वही, या तो आप उसको कॉमन करवाओ, या अपनी ड्राइंग आप कस्टमर से अप्रूव कराओ। अगर ये आप कस्टमर के हिसाब से कर दोगे और आपकी लेआउट स्पेसिफिकेशन बहुत डायमेंशन गलत आ जाएंगी, तो फिर आप कस्टमर को भेजो कि सर ये डेविएशन दो मुझे, या तो आप ये करो। फिर आप अगर ऐसा करते हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेआउट स्पेसिफिकेशन फाइनल ड्राइंग करना चाहिए। अगर आप डिजाइन रिस्पॉन्सिबल हो तो जो आपकी फाइनल ड्राइंग है उसका करना चाहिए। और अगर आप कह रहे हो कस्टमर नहीं अप्रूवल दे रहा है, तो ये तो आपके इंजीनियरिंग की गलती है। तो आपका इंजीनियरिंग कैसा है कि आपका डिजाइन है और कस्टमर ने अप्रूवल नहीं किया, पीपे अप्रूव नहीं किया, उसने माल सप्लाई करना शुरू कर दिया, भाई कोई ईमेल तो होगा, कुछ तो होगा। सर एक्चुअली सब इंटरनल चेंजेस होते हैं हाँ कंपनी में, हाँ तो हम हर बार कस्टमर को अप्रूवल नहीं ले सकते ना, इसलिए थोड़ा चेंजेस होता रहता है हमारे ड्राइंग में। मतलब वो हमारे ड्राइंग में हम रिवीजन चेंज करते हैं, लेकिन हर बार कस्टमर से अप्रूव करके नहीं लेते, गलत ऐसा है, प्रॉब्लम। गलत है ये, गलत है। इसमें कभी फंस सकते हो, कस्टमर आएगा ना, कोई अच्छा अच्छा कस्टमर आ गया ऑडिट करने लग गया, तो वो आपको अच्छी खासी एनसी बढ़ाते हैं। ऐसे होता है, पता है कि भले ही आप ठीक कर रहे हो, प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई नया आया, कोई बंदा कस्टमर का, उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल गलत है, ये है वो है, तुम हमें इंटीमेट नहीं करे, फिर वो हो अल्लाह करेगा, फिर कहीं ना कहीं सर आप सर अपने प्रैक्टिकली यही है, प्रैक्टिकली ये हो सकता है, ठीक है, कस्टमर आपको हो कभी भी अल्लाह कर सकता ठीक है सर। है। भाई डिजाइन में कुछ चेंज हुआ है तो भले ही आपका डिजाइन है, सर यू मुझे शुड ये बोलने इन्फॉर्म का था। कस्टमर, क्या असेंबली कर रहा है कहीं कहाँ कर रहा है, भाई इन्फॉर्म करना चाहिए ना। गलत है ना कि कस्टमर को डिजाइन में, भाई प्रोसेस पैरामीटर में समझ गया, टेम्परेचर आपने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, 20 डिग्री कम कर दिया, दैट इज ओके, ओके सर। दैट इफ यू नॉट इन्फॉर्म कस्टमर दैट विल बी ओके, प्रोसेस पैरामीटर। बट इफ यू आर चेंजिंग समथिंग इन डिजाइन, यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग टू देम, हो सकता है उसी का सब असेंबली लगती हो, कहीं फिटमेंट वाली चीज हो, तो वहां डेफिनेटली 100% आपको कस्टमर भी नॉन कंफर्मेबल एनसी दे सकता है, ऑडिटर भी आपको एनसी दे सकता है। जी विवेक। ठीक है सर। ओके। ठीक है विवेक। ओके सर, थैंक यू। ओके वेलकम। तो ओके दीपक, एक्सप्लेन क्लॉज विद एग्जांपल। दीपक यार कौन से क्लॉज विद एग्जांपल, सारे क्लॉज विद एग्जांपल बहुत सारे दे रखे हैं, अभी तो आपने शुरुआत ही करी है। आई एम डन बाय सबमिट। ओके राहुल, मैंने बता दिया आपको हाउ टू सबमिट। एनी मोर क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड। यस, कोई और क्वेश्चन किसी हमारे मेंबर का? या बिल्कुल दीपक का सजेशन भी सही है, यू मेक न्यू ड्राइंग एंड देन सम करेक्शन, अदरवाइज मेजर एनसी मिलने वाले हैं। बिल्कुल दीपक, मैं भी ये कहना चाह रहा था, मेरे कस्टमर ने देखा, चाहे ऑडिटर ने देखा, या मेजर एनसी है जी। लेआउट रिपोर्ट विद मैच विद कस्टमर ड्राइंग, हर चीज कस्टमर ड्राइंग मतलब कस्टमर अप्रूव्ड ड्राइंग, चाहे वो आपकी है चाहे कस्टमर की है, इट शुड बी अप्रूव्ड विद कस्टमर जी। यस सो वी आर राइट, दैट विल बी अ मेजर एनसी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? बिल्कुल हमें इनिशियल होना चाहिए, गलत प्रैक्टिस है अगर ये हो नहीं रहा है तो। ठीक है विवेक, तो ये पर्पस यही है कि डिस्कस करने का कि लर्निंग बढ़े हमारी। ठीक है गुड। धर्मेश, आंसर मिल गया था आपको? धर्मेश परमार आपने रेज हैंड किया हुआ है, वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये रिकॉर्डिंग जो है, मैंने आपको एक कोर्स और एलोकेट किया है विद इन 1 डे 1 or 2 days, व्हाट आई विल डू विद इन दिस 24 आवर, आई विल आल्सो अपलोड दिस रिकॉर्डिंग। मैं ये रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इन दिस वीकली कॉल। एक कोर्स मैंने आपको और एलोकेट किया है, दैट कोर्स इज बेसिकली ये कोर्स है तो एक मेरा वीकली कॉल का कोर्स है, जिसमें कि हमारे जो ये लाइव सेशन जितने भी हो रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग जो मैं उसमें अपडेट करता हूँ। सो आई विल बी अपडेटिंग दिस इन वीकली Q&A कॉल, ठीक है। मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, यू कैन सी, ये भी आपके माई कोर्स में जाओगे तो दिस विल बी विजिबल टू यू। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाइस, ग्रेट। स्कोप के बारे में आएगा दीपक, स्कोप में तेरा डिस्कस कीजिएगा। मेरा दीपक जो पहला जो एसएनटी है ना, वो जेनरिक क्लॉज है, उसमें कोई एनसी नहीं मिलती है, यू डोंट गेट द नॉन कंफर्मिटी
इन द फर्स्ट 3 क्लॉज, इसलिए मैंने उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज दिस आर नॉन ऑडिटेबल क्लॉज, ठीक है। मेन जो होता है अपने क्लॉज में 4 से होता है। जो पहला जो स्कोप है वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपको कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, आपको स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, आपको कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, आपको लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, दैट्स इट। वो सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रहा है, यू फॉलो द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, फॉलो कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड फॉलो द लीगल रिक्वायरमेंट। तो ये वो स्कोप है जो पहला जो स्कोप के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो नॉमिनेटेड रेफरेंस का लिंकेज किससे है, किस पे डिपेंड है, राइट, 9000 वोकैबुलरी को फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। और टर्म्स एंड डेफिनेशन जो है आप देखेंगे तो ये मैंने टर्म्स एंड डेफिनेशन जो है ड्यूरिंग जो क्लॉज है, क्लॉज के अंदर जब हम क्लॉज पढ़ रहे हैं तो मेन में हमने वहीं पे स्टडी करी, राइट। बिकॉज मैं पहले स्टडी करता आप कंफ्यूज हो जाते, कहीं कहीं सारी टर्म्स एंड डेफिनेशन है, so that's the reason terms and definition जब प्रोडक्ट ओवरऑल क्या होता है, रिवर्क क्या होता है, रिपेयर क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर इन दी क्लॉज इटसेल्फ, ये सब क्लॉज में देते हैं, ठीक है। ठीक है जी दीपक, गुड। वर्तमान मेजर एनसी क्लोजर पीरियड, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, 15 दिन का टाइम देते हैं मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट सर्टिफिकेशन बॉडी को 15 दिन का। माइनर एज 60 डेज जो है सर्टिफिकेशन बॉडी का होता है, 60 डेज होता है, बट वो भी 15 दिन 20 दिन में आपको उसका मांगते हैं कि उसका एविडेंस दो, अदरवाइज 60 डेज इज फॉर माइनर जो मोस्ट सर्टिफिकेशन बॉडी हैज दिस, राइट दीपक। वर्धम या okay friends, so friends enjoyed this session. If you enjoyed this session, if you learned something, I think we discussed around 15 question, like 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए होंगे, 12-13 क्वेश्चन कम से कम, या do you commit that you will complete day 2 day 3 when we will meet on coming Friday को मिलने वाले हैं day 2 day 3 day 4, so at least day 4 या day 5 you must complete by the time we meet, right जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत जरूरी है। डेली रूटीन कम से कम आधा घंटा डेली निकालना, और ट्यूसडे फ्राइडे 12 लाइव सेशन है, इसमें आना जरूरी है बहुत। मतलब ये रिसर्च से हमने ये सिस्टम बनाया है, राइट। तो आपका 12वां बैच है, 12th बैच है, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी लर्निंग लें, बहुत अच्छा सीखें, राइट। So thank you very much to everyone. So let's meet on coming Friday. All the best. Thank you very much. Good night, everyone. Good night. Take care. Bye bye. Any more question you can put in support@submaster.com. your link में डाल दीजिएगा, Friday को I will answer. Right? So thank you. All the best. Let's see you on coming Friday. Good night, everyone. Shubh Ratri. And again, Happy Engineers Day. इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत मुबारक आपको, बट इंजीनियर का नाम सार्थक करें, इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट वापस लाएं, इंजीनियर्स की इज्जत वापस लाएं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।